नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा एकादशी विषय जीव विज्ञान के अध्याय 6, इसका भाग 6 और प्रकरण का नाम है एक बीजपत्री पत्ती की आंतरिक संरचना और इन पादपों में द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार होती है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक बीजपत्री पत्ती की संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें इस पत्ती को हम समद्विपार्श्व या समद्विपार्श्विक पत्ती भी कहते हैं, क्योंकि इसकी दोनों जो लेयर होती है सतह की, ऊपरी और नीचे वाली, दोनों एक जैसी होती है, इसलिए इनको समद्विपार्श्विक यानी दोनों भाग समान दिखाई देते हैं। और इस पत्ती का शरीर तथा पष्टाधार पत्ती का शरीर अधिकांश रूप से समान ही होते हैं, लेकिन इनमें कुछ भिन्नता भी हम देख सकते हैं। यानी यूँ देखें तो हम लगभग समान दिखते हैं, लेकिन फिर भी आंतरिक संरचना में कुछ भिन्नता होती है। इसमें ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा पर एक समान क्यूटिकल होती है, इसलिए इसका नाम ही वैसे ही है, समद्विपार्श्व पत्ती। इसमें दोनों सतह पर रंध्रों की संख्या भी समान होती है, जबकि द्विबीजपत्री पादपों में ऐसा नहीं होता। द्विबीजपत्री पादपों में ऊपर की जो सतह होती है उसमें रंध्र संख्या में कम होते हैं और नीचे वाली सतह पर रंध्र संख्या में अधिक होते हैं। ये देखिएगा, संरचना अपने सामने है। इसमें जो पर्णमध्योतक ऊतक होता है उसकी कोशिकाएं देखिएगा, सारी कोशिकाएं एक जैसी दिख रही, जबकि उसमें द्विबीजपत्री पादप में जो पत्ती थी उसमें यहाँ पर ऊपरी भाग में खम्भ ऊतक की कोशिकाएँ थी और नीचे वाले भाग में स्पंजी ऊतक कोशिकाएँ थी, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सारी कोशिकाएं स्पंजी ऊतक से बनी होती हैं और रंध्रों की संख्या इसमें ऊपर भी है और नीचे भी है और समान रूप से होती है। नीचे वाली सतह को हम अपाक्ष और ऊपर वाली को हम ऊपरी या अपक्ष सतह कहते हैं। यहाँ पर समन ऊतक दिखाई दे रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो इसके मध्य भाग में ऊपरी भाग और नीचे वाले भाग के बीच में पाए जाते हैं, जो इन पदार्थों के समान भूमिका निभाते हैं और इनका संबंध जो सिराएं होती है पत्ती की उनसे होता है। घास के ऊपरी बाह्य त्वचा पर कुछ कोशिकाएं लंबी, खाली और रंगहीन होती हैं। इन कोशिकाओं को आवर्त कोशिका कहते हैं। जब कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं तब ये कोशिकाएं मुड़ी हुई पत्तियों को खुलने में मदद करती है। हम कई बार देखते हैं कि पत्तियां बिल्कुल यूं और मुरझाई हुई होती हैं, लेकिन जैसे उनको पानी की मात्रा मिलती है तो वो वापस खिल उठती है। कारण ये है कि कोशिकाएं पहले इनमें कोशिकाओं में पानी की कमी थी, लेकिन जैसे ही कोशिकाओं में पानी की पूर्ति होगी तो कोशिकाएं फूल जाती, स्फीत हो जाती है, तो पत्तियों को खुलने में मदद करती है। वाष्पोषण की अधिक दर होने पर ये पत्तियां वाष्पोषण की दर कम करने के लिए मुड़ जाती हैं। यानी वातावरण शुष्क ज़्यादा होता है, सूखा ज़्यादा होता है, उस अवस्था में पानी की हानि पौधे से कम हो, इस स्थिति में पत्तियां जो होती है वो मुड़ जाती हैं। एक बीजपत्री पादपों की पत्तियों में शिरा विन्यास समांतर होता है, यानी शिराएं एक दूसरे के समांतर विन्यासित रहती हैं। इसका पता तब लगता है जब हम पत्ती की लंबवत काट देखते हैं, जिसमें समन बंडल का माप भी एक समान दिखाई देता है। ये इनकी विशेषताएं होती हैं। अब है अगला टॉपिक, द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ। यानी द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनमें द्वितीयक वृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है। तो हम द्विबीजपत्री पादपों के बारे में इस समय द्वितीयक वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। मूल तथा तना लंबाई में शीर्ष विभुजतक की सहायता से बढ़ते हैं। यानी मूल में भी शीर्ष भाग में शीर्ष विभुजतक होता है और तने में भी शीर्ष भाग में शीर्ष विभुजतक होता है, जिनमें बार बार कोशिका विभाजन होने से और तने और मूल की लंबाई बढ़ती है। इसे हम प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। पौधे की लंबाई में बढ़ना या पौधे का लंबा होना प्राथमिक वृद्धि कहलाती है, जबकि उसकी मोटाई में बढ़ना द्वितीयक वृद्धि होती है। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में प्राथमिक वृद्धि के अतिरिक्त उनकी मोटाई भी बढ़ती है और इस वृद्धि को हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं।
यानी जैसे पौधा लंबा हो रहा है उसके साथ साथ मोटा भी हो रहा है, उसे हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। यह एक बीजपत्री मूल और तने में नहीं होता, इनके अंदर ये नहीं पाई जाती। और जिम्नोस्पर्म के तने और मूल में भी द्वितीयक वृद्धि होती है। जो उत्तक द्वितीयक वृद्धि में भाग लेते हैं उन्हें पार्श्व मेरिस्टेम, संवन कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि में भाग लेते हैं उन्हें पार्श्व मेरिस्टेम, संवन कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। ये देखिएगा इसमें डायग्राम के अंदर, और द्वितीयक वृद्धि के लिए जो परिवर्तन आते हैं वो उसमें दिखाए गए हैं। इसमें देख सकते हैं हम, बाहर वाला भाग ये जाइलम है, सब में देखिएगा बाहर की तरफ जाइलम है, और अंदर की तरफ जो होता है वो फ्लोएम होता है। और जाइलम और फ्लोएम के बीच एक आपको रचना नज़र आ रही है, वो कैम्बियम होती है, देख सकते हैं आप, ये देखिएगा। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम की रचना होती है, जो द्वितीयक वृद्धि के लिए निर्धारित और महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिसकी वजह से बाहर की तरफ पौधा मोटाई में, या पौधे का तना है या जड़ है उनमें मोटाई बढ़ती रहती है। तो इसके लिए इस कैम्बियम को हम संवन कैम्बियम या एधा भी कहते हैं। फिर इसमें केंद्रीय भाग में हम देख सकते हैं ये पित्त की रचना है, जो बिल्कुल मध्य में पाई जाती है। और पित्त पौधे का लगभग सबसे कठोर भाग होता है, जो सबसे मध्यम होता है। बाहर की ओर देखें तो ये बाह्य त्वचा है, फिर वलकुट है, और प्राथमिक फ्लोएम, संवन कैम्बियम बीच में, और प्राथमिक जाइलम। जाइलम इसमें अंदर की तरफ और फ्लोएम बाहर की तरफ, ध्यान करिएगा। इस प्रकार द्वितीयक वृद्धि और पादपों में होती है। और इनमें जो संवन बंडल पाए जाते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, इनके बीच के अंदर एक रचना और होती है जिसे हम कैम्बियम कहते हैं। और इसका उपस्थित होना संवन बंडल संयुक्त खुले संवन बंडल कहलाते हैं, जबकि एक बीजद्वीप पादपों में ऐसा नहीं होता, जिनके बारे में हमने पहले वीडियो में अध्ययन किया है। ये देखिएगा इसमें, और द्वितीयक वृद्धि के बारे में दिखाया गया है। कैम्बियम का छल्ला बन जाता है, यानी कैम्बियम जगह जगह से आपस में जब जुड़ते हैं, भाग जुड़ते हैं इनके, तो ये कैम्बियम का छल्ला बन जाता है। ये देख सकते हैं आप। कैम्बियम छल्ले के बनने के साथ साथ कैम्बियम जब बढ़ता जाता है तो पौधे के बाहर वाले जो उत्तक होते हैं, बाहर के भाग होते हैं, वो बाहर की ओर खिसकना शुरू हो जाते हैं, और अंदर के भाग अंदर की तरफ दबना शुरू हो जाते हैं। तो जो ये पित्त जो होता है, ये आकार में छोटा होता जाएगा, और इस प्रकार पौधे का तना है वो बड़ा हो जाएगा, मोटाई बढ़ जाएगी। सबसे बाहर जो दिख रहा है हमको, ये कागजन टिश्यू लेयर होती है, ये वाली, और सबसे बाहर काग, यानी जो पौधे की छाल होती है उसकी लेयर बनाने वाला ये भाग होता है। और ये मज्जा किरणें दिखाई दे रही है जो पित्त से निकल रही, देख सकते हैं आप, जो पित्त से निकल रही है इनको हम मज्जा किरणें कहते हैं, जो बाहर की ओर आ रही है। पित्त को हम मज्जा बोलते हैं, इनसे निकलने वाली ये मज्जा किरणें। और ये वाला भाग जो बाहर आ रहा है इसे हम द्वितीयक जाइलम कहते हैं, द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक फ्लोएम कहेंगे। इनको हम द्वितीयक फ्लोएम कहते हैं, जो बाहर की तरफ है, और द्वितीयक जाइलम जो है वो अंदर की तरफ होता है। तो इस प्रकार पादपों में द्वितीयक वृद्धि होती है। मज्जे से निकलने
मज्जा जो होता है पित्त कहलाता है, और पित्त से निकलने वाली जो किरणें हैं उनको हम मज्जा किरणें कहते हैं। कई बार टॉपिक जो आता है सामने या बिंदु आ जाता है, मज्जा किरणें क्या होती है, कहाँ से निकलती है, तो पित्त से निकलने वाली ये किरणें और मज्जा किरणें कहलाती है। इस प्रकार पादपों में द्वितीय गति संपन्न होती है। समन कैम्बियम मेरिस्टेमी सतह जो समन उत्तक जाइलम और फ्लोएम को काटती है उसे समन कैम्बियम कहते हैं। मेरिस्टेम भाग वो होता है जिसमें बार बार और कोशिका विभाजन होता रहता है, तो उसकी सतह जो समन उत्तक जाइलम और फ्लोएम को काटती है उसे हम समन कैम्बियम कहते हैं, यानी दोनों को जहाँ से अलग करती है। शैशव तने में ये जाइलम और फ्लोएम के बीच एकल सतह के रूप में खंडों में होता है, यानी जगह जगह टुकड़ों में होता है। बाद में यह संपूर्ण छल्ले का रूप ले लेता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार देखिए, ये जैसे जाइलम फ्लोएम है इनके बीच में इतना ही पाया जाता है, ये देखिए इतना ही मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती है वृद्धि, तो ये आपस में समन कैम्बियम इसका जुड़ जाता है, छल्ला बना लेता है। इसमें देख सकते हैं चित्र में आपको खंडों में ये जगह जगह ये विद्यमान है कैम्बियम, लेकिन इसमें पूरा छल्ला बना हुआ है। तो इस प्रकार ये छल्ले के रूप में बड़े तने में जब तना परिपक्व होता है तो उसमें समन कैम्बियम एक छल्ले के रूप में दिखाई देता है। अब है कैम्बियम छल्ले का बनना कैसे बनता है। द्विबीजपत्री तने में प्राथमिक जाइलम तथा फ्लोएम, प्राथमिक फ्लोएम के बीच स्थित कैम्बियम जो होता है उसे अंतःपूलीय कैम्बियम कहते हैं। अंतःपूलीय मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में है, तो जाइलम और फ्लोएम मिलकर एक पूल बनाते हैं, बंडलों का एक पूल बनाते हैं, जिसे जिनके बीच में जो कैम्बियम पाया जाता है उसे हम अंतःपूलीय कैम्बियम कहते हैं। मध्यांश किरणों की कोशिकाएं जो अंतःपूलीय के समीप होती हैं ये मेरिस्टेमी विभाज्य हो जाती हैं और एक अंतरापूलीय कैम्बियम बनाती हैं। देख सकते हैं आप डायग्राम में। ये देखिए यहाँ इनके बीच में ये वाला जो कैम्बियम का भाग है स्वाद ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में बच जाता है। एक ये दो बंडल हैं, इन दोनों के बीच बच जाता है। ये देखिए ये इसके अंदर की तरफ होता है और ये वाला भाग इनके बीच की तरफ होता है। इस प्रकार जो समन कैम्बियम का जो छल्ला बनता है उसमें मध्यांश किरणों की कोशिकाएं जो अंतःपूलीय के समीप होती हैं ये मेरिस्टेमी विभाज्य हो जाती है। एक अंतरापूलीय कैम्बियम छल्ला यानी दोनों बंडलों के बीच में जो कैम्बियम बनता है उसे अंतरापूलीय कैम्बियम कहते हैं। इस प्रकार कैम्बियम का एक अखंड छल्ला बन जाता है, यानी पूरा राउंड में एक गोल वर्ताकार रचना बन जाती है जो कैम्बियम के रूप में या कैम्बियम छल्ले के रूप में दिखाई देती है। अब कैम्बियम छल्ले की क्रिया, कैम्बियम का जो छल्ला बनता है वो सक्रिय हो जाता है और बाहर की तरफ तथा भीतर की तरफ दोनों और कोशिकाएं बनाता है। यानी बाहर की तरफ कोशिकाएं बढ़ेंगी तो कैम्बियम के बाहर की तरफ के जितने ऊतक है वो सब बाहर की ओर या जो भी लेयर होती है बाहर की तरफ बढ़ेगी। अंदर की तरफ बढ़ेगी तो पित्त की तरफ कोशिकाएं बढ़ेगी जो पित्त को धीरे धीरे छोटा कर देती है। परिपक्व होने पर द्वितीयक जाइलम बनाती है। पहले प्राथमिक जाइलम था, फिर उससे द्वितीयक बनता है जो बाहर की और परिधि की ओर होता है और वे द्वितीयक फ्लोएम बनाती है। यानी अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम बनेगा तो बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम बनेगा। कैम्बियम प्राय भीतर की ओर अधिक सक्रिय होता है जबकि बाहर की तरफ इतना सक्रिय नहीं होता। कैम्बियम भीतर की ओर ज़्यादा सक्रिय होता है, इसलिए पहले पित्त की मोटाई यानी मज्जा की मोटाई ज़्यादा थी और धीरे धीरे जब कोशिकाएं अंदर की ओर बढ़ेगी
तो मज्जा यानी पित्त जो होता है वो छोटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक जाइलम अधिक बनता है और द्वितीयक फ्लोएम कम बनता है। द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण कम होगा क्योंकि वो बाहर की तरफ होता है, जबकि द्वितीयक जाइलम का निर्माण अधिक होता है क्योंकि अंदर की ओर कोशिकाएं ज़्यादा बढ़ती है, अंदर की लेयर ज़्यादा बढ़ती है, तो द्वितीयक जाइलम ज़्यादा बढ़ेगा, द्वितीयक फ्लोएम कम बनेगा। यानी बाहर की ओर परिवर्तन कम होता है, अंदर की तरफ ज़्यादा होता है। द्वितीयक फ्लोएम शीघ्र ही एक सघन पिंड बन जाता है और अंततः प्राथमिक एवं द्वितीयक फ्लोएम सने सने दब जाते हैं क्योंकि द्वितीयक जाइलम अखंड रूप से बनते रहते हैं। प्राथमिक जाइलम केंद्र में तथा अथवा केंद्र के आसपास लगभग वैसे ही बने रहते हैं। कुछ स्थानों पर कैम्बियम पैरेंगामा की एक संकरी पट्टी बनती है। ये पट्टी द्वितीयक जाइलम द्वितीयक फ्लोएम में होकर अरीय दिशाओं में, गोलाकार दिशाओं में बढ़ती है। इनको द्वितीयक मज्जा किरणें कहते हैं। यानी ये डायग्राम में देखिएगा, ये देख सकते हैं, ये निकलने वाली बड़ी और ये छोटी दो प्रकार की किरणें दिखाई दे रही है, प्राथमिक और द्वितीयक कहलाती है। तो इस पट्टी में द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम अरीय दिशा में, गोलाकार दिशा में बढ़ता है। इनको हम द्वितीयक मज्जा किरणें भी कहते हैं। अब है बसंत दारू और शरद दारू। कैम्बियम की क्रिया शरीर क्रियात्मक तथा पर्यावरणीय कारकों से नियंत्रित होती है। यानी कैम्बियम जो होता है वो इसके शारीरिक क्रियात्मक प्रकार से और पर्यावरण के जो बाह्य कारक होते हैं इनके द्वारा कैम्बियम की क्रिया नियंत्रित होती है। उष्णकटिबंधीय जो पादप होते हैं या उन क्षेत्रों में उगने वाले जो पादप हैं वहाँ जलवायु समान नहीं होती, बदलती रहती है। बसंत के मौसम में कैम्बियम बहुत सक्रिय होता है और अधिक संख्या में वाहिकाएं बनाता है, जिसके कारण गुहिका जो होती है वो चौड़ी हो जाती है। बसंत के मौसम में बनने वाले कास्ट को हम बसंत दारू अथवा अग्र दारू कहते हैं, यानी पहले बनती है। सर्दियों में कैम्बियम कुछ कम सक्रिय होता है और वाहिकाएं बढ़ेंगी, वो संक्रिय होगी। इस कास्ट को हम शरद दारू या पच्छ दारू कहते हैं। तो दोनों में अंतर हो जाएगा। बसंत ऋतु में बनने वाली जो कास्ट है वो बसंत दारू और सर्दियों में बनने वाली कास्ट को हम शरद दारू कहते हैं। ज़्यादा सक्रिय कौन सी अवस्था में होती है? बसंत में, और कम कौन सी में होती है? सर्दी में या शरद दारू। बसंत का रंग हल्का होता है, उसका घनत्व भी कम होता है। शरद दारू गहरे रंग की होती हैं, उसका घनत्व भी अधिक होता है। दोनों प्रकार की कास्ट एकांत्र या एकांत रूप से सकेंद्र वलय के रूप में होते हैं, जिन्हें वार्षिक वलय कहते हैं। और आप इन वार्षिक वलयों को गिनकर वृक्ष की आयु का पता लगा सकते हैं। यानी जो पादप होता है उसका तना अगर काट के देखें तो उसमें हमें कई प्रकार की रिंग दिखाई देती है, कई प्रकार के वलय दिखाई देते हैं, उन्हें हम वार्षिक वलय कहते हैं। और ये एक के बाद एक क्रम में लगे बने होते हैं, जिनको काउंट करके हम वृक्ष की आयु का पता लगा सकते हैं। अब है इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न। पहला, द्वितीयक वृद्धि किससे कहते हैं? तो हमने इसके बारे में अध्ययन किया। बसंत दारू और शरद दारू क्या होते हैं? समवन कैम्बियम किसे कहते हैं? एक बीजपत्री पत्ती में शिराविन्यास किस प्रकार होता है? तो समांतर शिराविन्यास होता है। तो ये आपको नोटबुक में और करने हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।